अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये जो लैब है फ़िलहाल जो आपको नज़र आ रही है लैब 10 है रूट लोकस के ऊपर। अभी माइट भी आप चैप्टर नंबर 6 से में रूट जो हार्वर्ड्स क्राइटेरिया वो आपने शायद पढ़ा होगा। पढ़ लिया रूट हार्वर्ड्स क्राइटेरिया? सर अभी नहीं देखा। अच्छा खैर, उसमें आप लोग क्या करते हैं कि आप स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं एक्चुअली कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है, या मार्जिनली स्टेबल है। ये चीज़ें देख रहे होते हैं जो कि लैब नंबर 5 में भी हमने डिस्कस किया था जब हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस, सेटलिंग टाइम बाय स्पीड, परसेंटेज ऑफ शूट, इस तरह की चीज़ें कैलकुलेट की थी। सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर की ज्यूम किया था। सो फोर्थ चैप्टर के जो पैरामीटर्स हैं वो हैं ये सारे ट्रांजिएंट रिस्पांस वाले। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने देखा कि सिस्टम स्टेबल, अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल। तो खैर आप लोग भी होपफुली उसको पढ़ लेंगे। इसी तरह स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का एक और भी हमारे पास मेथड होता है। इन सारों के अलावा हमें पता है कि अगर वो तो एक वैसे एक बात हमें पता है कि पोल्स अगर लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं तो स्टेबल है। सर माइक थोड़ा सा करीब कर लें। ठीक है कि पोल्स अगर लेफ्ट हाफ प्लेन पे, आप बेहतर है। जी सर। सर शोर आ रहा है आपके माइक में से। फैन भी होगा फिर उसको देखते हैं जरा। अच्छा, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि या तो आपके जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे अगर होंगे तो सिस्टम आपका जो है वो स्टेबल है। अब बेहतर है आवाज़? जी सर। जी सर। अच्छा, अगर आपके जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं तो स्टेबल है, राइट पे अनस्टेबल है। ये चीज़ें थी। इसी तरह हमारे पास जो रोथ हर्वर्ड्स क्राइटेरिया चैप्टर नंबर 6 के अंदर वो मैथमेटिकल वे में हम फाइंड आउट कर लेंगे। वो भी आप एक टेक्निक पढ़ेंगे। इसी तरह क्रूड लोकस की भी टेक्निक है कि आप मैटलैब के अंदर हमारे पास एक कमांड होती है आर लोकस के नाम से। तो यानी कि जो रूट्स हैं वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, आर रूट्स की वजह से आर लोकस, ठीक है, कि रूट्स जो हैं वो कौन सा पाथ फॉलो करें, ठीक है। सो अब इसको हमने रूट की जो लोकेशन है जो आर लोकस है, इसके अंदर मैटलैब के अंदर आर लोकस की एक कमांड है, सिंपली उसको हमने यूज़ कर लेना। अब देखना ये कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चूँकि नाम से थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बाकी जो सिंपल मैथमेटिक्स में होती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी आसान होती। तो देखना ये है कि इसको हमने कैसे टैकल करना। आज की लैब में देखेंगे कि जो आर लोकस की कमांड है उसको कैसे यूज़ करना है। अच्छा, इसमें जो सिस्टम लिया गया वो वही मोटर है, ठीक है, मोटर है आपके पास, और मोटर के ट्रांसफ़र फंक्शन और मोटर के पैरामीटर से हम पहले भी फेमिलियर हैं, और मोटर की जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि रिक्वायरमेंट हमारे पास पहले लैब्स के अंदर मौजूद होती थी वो भी उसी तरह ही हैं। मिसाल के तौर पे ये जो चीज़ें कि सेटलिंग टाइम इतना हो, ओवरशूट इतना हो, और स्टेडी स्टेट एरर्स किस तरह के हों, ये हमें चीज़ों का पहले भी आइडिया है। और उसके लिए हम क्या किया करते थे कि हम पैरामीटर्स जो हैं मोटर के वो दे देते थे और मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन लिखते थे, ठीक है। तो ये हम काम करते थे, उससे हमारे पास मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाता था। और फिर एक लैब में हमने एलटीआई व्यू किया तो इस मोटर की हमारे पास जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है, जो उसका टाइम रिस्पांस है, उसकी स्पेसिफिकेशंस हमारे पास आ गई थी, सेटलिंग राइज वगैरह। ये हमने पहले ऑब्जर्व इस तरह से किया था। अभी जो है वो ड्राइंग द ओपन लूप रूट लोकस। अब ये जो आपके पास मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन मौजूद है सिंपल, ये जो पी मोटर के अंदर वैल्यूज़ आ रही होंगी, इसको उस दिन भी हमने लैब में कैलकुलेट किया था कि हमारे पास एक जो पोल है वो -2 पे पड़ा होता है, ठीक है, और एक -10 पे पड़ा होता है। अब हम अगर आप थोड़ा याद करें तो आपको याद होगा कि लैब नंबर 5 के अंदर एक -2 के ऊपर पोल था, एक -10 के ऊपर पोल था, और -10 वाले पोल को आपने जो इग्नोर कर दिया था और -2 वाले को डोमिनेंट की वजह से ले लिया था, ठीक है। यस यस सर। हाँ जी, तो अभी भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास दो पोल्स हैं क्योंकि ये वही है। इसको मैंने मैटलैब के अंदर एग्जीक्यूट करके इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, ये हमारे पास
ठीक है, ये मेरे पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ रहा था पी मोटर का, ठीक है, और इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको किया, तो खैर एनी वो अप्रॉक्सीमेटली जो था वो -2 और -9.9, वो ऑलमोस्ट जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो एक 2 पे पड़ा हुआ था और एक -10 पे पड़ा हुआ था। हमें भी अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमारे पास भी अगर आप यहाँ पर देखें, जो भी आर लोकस की कमांड के थ्रू हमने फाइंड आउट किया है कि ये जो एक -2 के ऊपर है, ये जो वैल्यू है देख रहे हैं -2 के ऊपर, और ये अगर आप देखें ये पिंक वाला तो ये -10 के ऊपर है, ये आपने हाईलाइट किया हो, ठीक है। अच्छा, अब रूट लोकस के अंदर जो कमांड आप यूज़ कर रहे होते हैं, आर लोकस की कमांड है, उसको भी देखते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है। ये हाईलाइटेड है कमांड SISO टूल, यानी कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट टूल, SISO टूल, और स्मॉल पैरेंथेसिस हैं, आर लोकस है, और आपके पास फिर कॉमा है, ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये जो कमांड आप यूज़ कर रहे हैं इसमें आर लोकस उसका रूट लोकस फाइंड आउट करिए, केवल ये जो आर लोकस है, और किस चीज़ का रूट लोकस फाइंड आउट करना, पी मोटर का। और पी मोटर क्या है, ये एक हमारे एक फिज़िकल सिस्टम को जाहिर कर रही है, और वो फिज़िकल सिस्टम फिल वक्त हमारा मोटर है, वो मैग्नेटिक लेविटेशन भी हो सकता है, वो एंटीना भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। फिर अगर मोटर है तो उसकी इनपुट आउटपुट हमारे पास कुछ और है, एंटीना है तो उसकी इनपुट आउटपुट कुछ और। तो खैर ये कोई भी फिजिकल सिस्टम है उसको आपने यूज़ किया और आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि पोल्स लेट से आपके पास राइट ऑफ प्लेन पे आ रहे होते हैं ना, ठीक है। तो मैं आपको एक आपके साथ वीडियो वैसे शेयर करूंगा, LMS पे लगाऊंगा, अभी 10-12 मिनट की है। तो उसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ अनस्टेबल है तो आप पोल्स को लेफ्ट हाफ प्लेन की तरफ अगर मूव करें, वो मूव आप कैसे करेंगे, बेसिकली गेन को चेंज करके ना, तो वो काम भी किया जा सकता है कि पोल्स जो हैं वो लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर दें, और वो क्या होगा कि गेन की वैल्यू जब आप चेंज करेंगे तो जो मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं वो खुद ही उनका आंसर ही उस तरह का आता है कि वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे शामिल हो जाते हैं। तो हम अल्फाज की शक्ल में उनको कहते हैं कि हमने मूव कर लिया, क्योंकि जब आप फीडबैक को सॉल्व करते हैं और फीडबैक के अंदर अगर GOF HOF उसकी वैल्यूज को अगर आप चेंज करते हैं, तो क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना कि GOF/1 प्लस GOF इंटू HOF, तो डिनोमिनेटर में GOF HOF का रोल है। अगर आप GOF की यहाँ पे कोई वैल्यू बदलेंगे तो लाजमी सी बात है कि पोल्स भी नीचे जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो खैर वो काम भी किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे सीखने की बात क्या थी कि आपने एक सिस टूल्स के थ्रू आर लोकस की जो है वो कमांड यूज़ की है। अच्छा, अभी अजान हो ले तो फिर हम आगे थोड़ा स्टडी करते हैं।
चलिए जी दोबारा शुरू करते हैं। तो हमारी जो डिज़ाइन की बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो सेटलिंग टाइम 2 सेकेंड, ओवर शूट लेस देन 5%, खैर कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब हम LTI की कमांड यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें टाइम डोमेन के अंदर चीज़ें बता रहा होता है। LTI की कमांड के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम होता है, ठीक है, और आप LTI की कमांड यूज़ कर रहे थे वो टाइम रिस्पॉन्स होता है। ये अभी जो आर लोकस की आप कमांड यूज़ कर रहे हैं, ये जो डिज़ाइन टूल आप यूज़ कर रहे हैं, ये आपने देखा है कि ये एस डोमेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स एस डोमेन के अंदर, ये एस प्लेन के अंदर ये बना हुआ है। एक्स एक्सिस के हमारे पास एस की वैल्यूज़ हैं, पोल्स की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे पोल जीरो मैप टाइप की चीज़ होती है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास एस की वैल्यूज़ हैं, तो अब देखते हैं कि पोल्स कहाँ कहाँ पे लाई करें। अब हमने सिंपल जो है वो आर लोकस की कमांड यूज़ करके हमने अपनी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस भी मीट करनी है, उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश हमने करनी है। तो these desired regions can be added to the root locus plot by right clicking on the plot and choosing design requirements, choose करनी है, न्यू में जाना है, और उसके अंदर हम अपने सेटलिंग टाइम, परसेंटेज ओवरशूट, फ्रीक्वेंसी और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, शायद क्योंकि आपने रूट लोकस पढ़ा नहीं होगा तो थोड़ा सा उसका बताता हूँ कि वो देखें हमें किस तरह का फील होता है ना। ये वो खैर एक वीडियो है जो मैं आपके साथ करूँगा शेयर। अच्छा मैं यहाँ पे ये इसमें मैंने काफ़ी सारी इमेजेस ओपन किए हैं, तो मल्टीपल चीज़ों को जब देखने की कोशिश करेंगे फिर आइडिया हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या होता है कि जो पोल्स होते हैं उनसे जो रूट लोकस जो बनता है वो पोल से अवे जाने की कोशिश करता है और ज़ीरो के ऊपर मीट करने की कोशिश करता है। पहले ये वाला दिखाते हैं मिसाल के तौर पे। अभी ये पिक्चर आपके सामने आ रही होगी कि एक -5 पे पोल है, एक -4 पे पोल है, और एक -2 पे ज़ीरो है, एक -1 पे ज़ीरो है। तो होता क्या है कि जो पोल्स होते हैं ना, ये पोल जो हैं वो एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें ये जो डॉट है जहाँ से सर्कल आपको फील हो रहा है कि बाहर निकला है, तो पोल्स एक दूसरे से अवे जाते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है जिससे वो एक दूसरे से दूर हो गए। ये ब्रेक अवे पॉइंट है, यहाँ से वो एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं और जीरोस के ऊपर आके उन्होंने मीट करना होता है। यहाँ से ये चला है और इधर से ये चला है, तो देखें जीरोस के दरमियान में मीट हो गए। तो ज़ीरोज़ के दरमियान में मीटिंग पॉइंट हो चुका है, और जो पोल्स के दरमियान में ब्रेक अवे पॉइंट है तो उसको ब्रेक इन कह लेते हैं जहाँ पे मिल रहा है, और जहाँ पे जहाँ से अवे जा रहा है उसको ब्रेक अवे कह लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर ज़ीरो नहीं होती बीच में, फॉर एग्जांपल ये एक प्लॉट है, इसमें देखें ये दो पोल्स थे, ये दोनों एक दूसरे से अवे जाने की इन्होंने कोशिश की। ये एक ऐसा पॉइंट आया जिससे ये एक दूसरे से ब्रेक अवे हो चुके हैं। ये ब्रेक अवे पॉइंट है, इसको आप चैप्टर नंबर 8 के अंदर मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट अगर ट्रांसफर फंक्शन है तो ये ब्रेक अवे पॉइंट एग्जैक्टली कौन सा होता है, अगर हमने लेट्स से अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करें तो। और फिर ये वैल्यूज भी फाइंड आउट होती हैं कि इमेजिनरी के ऊपर जो उनकी क्रॉसिंग है वो किस किस पॉइंट पे, क्योंकि जब आप हाथ से ड्रॉ कर रहे होंगे तो ग्राफ आप इमेजिनरी पे इसकी क्रॉसिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। गलत के सेंस में कह रहा हूँ, सही के सेंस में तो यही पॉइंट निकलेगा ना, अदरवाइज कोई यहाँ पे भी लगा सकता है, कोई यहाँ पे भी लगा सकता है। तो एग्जैक्ट इमेजिनरी क्रॉसिंग, एग्जैक्ट ब्रेक पॉइंट। और देखिए इसके अंदर कुछ जीरो आपको नहीं फील हो रहा, इसके अंदर कोई भी जो जीरो है वो मौजूद नहीं लग रही है आपको। और ये पोल देखें, ये इधर को जाए जा रहा, अगर तो दो हूं तो वो तो अवे जाएंगे ना, दो हूं तो वो तो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। अब एक जो है उसने किससे दूर जाना और किधर को जाना, तो फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास जीरो पड़ी होगी इन्फिनिटी की तरफ, ये उस जीरो को मीट करने की कोशिश करता है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जीरो को मीट करने की कोशिश करेगा। अब फॉर एग्जांपल एक और ये देखने की कोशिश करते हैं, ये दो पोल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, दो पोल्स हैं। अब ये दोनों पोल्स ने एक दूसरे से अवे जाना है, तो ये देखें यहाँ पर ये ब्रेक अवे हो चुका है इनका पॉइंट। ये अब एक और देख लेते हैं, ये दो पोल्स हैं और ये दो जीरोज हैं, पोल से निकला और जीरो पे आ गया, ठीक है। तो ये इनके ब्रेक अवे पॉइंट्स भी हैं, ब्रेक इन पॉइंट्स भी हैं, और अगर नहीं जीरो होती फिर क्या है वो भी हमने सिनेरियो देखा। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि बीच में एक ज़ीरो आ जाती है, ये देखते हैं लट से,
ये देखिए ये दो पोल्स थे, ठीक है। तो ये ब्रेक, अब ये क्या कर रहा है कि आपस में तो ऐसा सच नहीं मिले, ठीक है। ये यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, और ये एक इधर पोल पड़ा था, एक जीरो पड़ी थी, तो ये पोल इस जीरो को मीट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये जीरो भी ना होती, जिस पे मैंने रेड कलर का क्रॉस रखा हुआ, अगर ये जीरो भी ना होती तो हमने ज्यूम कर लेना था कि ये जीरो की तरफ पड़ी हुई इन्फिनिटी की तरफ, तो इस पोल ने इधर को जाने लग जाना था। तो खैर ये पूरी टेक्निक्स हैं कि कैसे हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल ये डी के बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो हुआ है, ये हमारे पास जब हम रूट लॉग की कमांड यूज़ करेंगे, या अगर मैथमेटिकली करते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर, तो खैर ये सारी चीज़ें उसकी हैं। तो उम्मीद है कि थोड़ी सी हल्की सी एक पिक्चर आपको नज़र आई होगी कि कैसे रूट्स को हम लोकेट कर रहे हैं, और किस तरह से हम कह रहे हैं कि ये आर लोकस की कमांड है, ये किस किस तरह से ये चीज़ें फाइंड आउट हुई हुई हैं। तो ये कुछ डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आपने देखने की कोशिश की है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं आपस में ना। उम्मीद है थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी, क्या ख्याल है रूट लोकस की कि किस तरह का होता है। अच्छा जी ये, सर। यस सर। हाँ ये हाँ ये ग्राफ साफ ज़ाहिर है वो फुली तो अभी 2 मिनट में नहीं ना हो सकता। हाँ जी, तो ये बेसिकली हैं डिनोमिनेटर के अंदर जो पोल्स होते हैं ना, ये वही हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर वाली जो जीरोज हैं, डिनोमिनेटर वाले पोल्स हैं, ठीक है। ये उन्हीं के बेस के ऊपर हमने इन चीज़ों को लोकेट किया हुआ, ठीक है। ये है जैसे ये एक पोल इधर आ गया, इधर आ गया, ये इधर पोल था, जीरो इधर पड़ी थी, ये इस तरफ को जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से हैं। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, खैर क्विकली में फिर इसको लेके चलते हैं। दो जीरोस थी, एक इधर पड़ी एक इधर पड़ी, और ये दो पोल्स हैं, एक इधर से निकला एक इधर से निकला, इन जीरो को आगे मीट कर गया। ये जो पोल है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये जो पोल है वो इधर से इस तरफ, ये इधर से तरफ, इनकी इमेजिनरी क्रॉसिंग है। इस ये इमेजिनरी की तरफ नहीं गया, ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक और डिफरेंट वे में। तो इस तरह से लोकेट करना होता है, देखना होता है। और फिर सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये पोल इधर आ रहा हो राइट ऑफ प्लेन पे, फिर हमने के की वैल्यू को बीच में चेंज करना होता है, क्योंकि जब आप क्लोज लूप लगाते हैं ना, तो वो जियो मतलब जो बीच में जी ऑफ एस के साथ के आ रहा होता है, वो 1+kg/h हो रहा होता है। तो वो हम ये पोल जो है गेन की ऐसी वैल्यू रखते हैं कि पोल इस तरफ भी आ जाता है, हम्म। ठीक है, स्टेबल भी चीज़ें हो जाती हैं। सर ये हम पोल प्लॉट से नहीं कर सकते, मतलब ये सारी चीज़ों का हमें डिज़ाइन में कैसे फायदा बोडे बोडे प्लॉट जो है ना, बोडे प्लॉट से भी आप कर सकते हैं। बोडे प्लॉट ज़रा डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास आ जाता है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जो हमने पहले पढ़ा था पोल प्लॉट, सिंपल हम पोल्स देख लेते थे, वो अच्छे पोल्स इधर आ रहे हैं और हमें आइडिया हो जाता था स्टेबल है नहीं स्टेबल। आपकी बात ठीक है, लेकिन पोल डिज़ाइनिंग में हेल्प नहीं कर रहे थे वो इस तरह से कि हम पोल्स को खुद से मूव नहीं कर सकते। अगर आपने देख लिया है कि मिसाल के तौर पे पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपको पता चल चुका है, तो आप फिर फर्दर कोई ऐसा काम नहीं कर पाते थे कि वो सिस्टम स्टेबल हो जाए। तो अब आप ठीक। अगर के गेन की वैल्यू अगर चेंज करते हैं, तो आप पोल्स को मूव कर सकते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन की तरफ, और वो मूव तभी होगा जब गेन की वैल्यू चेंज होगी। और गेन की वैल्यू चेंज होने से बैकएंड पे हो ये रहा होता है कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है ना, उसके अंदर फर्क पड़ रहा होता है। फिर जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के जब रूट्स निकालते हैं, तो फिर वो खुद ब खुद ही आपको ऐसे फील होता है जैसे वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे निकल आए। तो वो निकले क्यों है, हालांकि पहले वो राइट में निकल रहे थे, अब लेफ्ट में क्यों निकले हैं कि आपने गेन को इस तरह से चेंज किया, गेन की वैल्यूज को ऐसे चेंज किया है कि वो आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो वाले आ रहे हैं जो कि आप चाह रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक मिनट जरा इस पे, अच्छा ये देखें ना, इसमें ये आपके पास के है ना, गेन लेट से लगा नजर आ रही है ये जी सर। ब्राउजर। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्लोज लूप अगर के बीच में नहीं लगाता तो आपके पास सिंपल जो उसका ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या होगा, g/1 + g/h, जी ठीक है। सर। अगर के बीच में आ रहा है तो के g का हिस्सा है, तो अगर के बीच में आ रहा है तो फिर ये होगा kgs/1 + kgs/h, ऐसे ही, जी। जी सर। ठीक है। तो अब देखें ना, अब ये जो के ऊपर भी रह रहा है नीचे भी रह रहा है, क्या ख्याल है अगर मैं के की वैल्यू को बदलूं, ये के की वैल्यू को बदलूंगा तो मेरे पास चीज़ें डिफरेंट होंगी। अभी जो उसके पोल निकल रहे थे फॉर एग्जांपल, जो इसके पोल आ रहे थे वो एक आपके पास इस पे पड़ा हुआ -1 पे,
और एक माइट भी पड़ा हुआ +1 पे, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट एक राइट हाफ प्लेन पे इसको अगर आप देखें, ठीक है, और ये ऑलरेडी लेफ्ट हाफ प्लेन पे है, ठीक है। और ये एक -2 पे, ये बल्कि 0 पड़ी हुई है -1 पे, और +1 पे एक पोल और एक पोल -2 पे है। तो दो पोल्स हैं, एक -2 पे है वो तो ठीक है, और दूसरा जो पोल है वो 1 पे है, वो नहीं ठीक हमारी नज़र में। तो यहाँ पे आपको बताया यही जा रहा है, वीडियो करूँगा शेयर, कि आप इस पोल को इधर मूव कर लें। तो ये पोल इधर कैसे मूव होगा, वैसे उठा के मूव करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। ये अगर के को मैं चेंज करूँ, तो मैंने जैसे फीडबैक का फॉर्मूला पढ़ के आपको बताया ना, उसमें रोल है, अगर मैं के को चेंज करूँ तो पोल्स आगे पीछे होंगे। तो के को कह रहे हैं कि के को कितना चेंज करें, या के को ऐसा क्या करें कि ये पोल्स इधर लेफ्ट हाफ प्लेन पे आए। तो ये सिखाया जा रहा है, ये देखें ना, ये डिजाइनिंग या ये चीजें यहाँ पर ही पॉसिबल हुई है ना, ठीक है। जी तो सर यहाँ जी। पे ये सिखाया जाएगा कि गेन को आप किस तरह से मूव करें। ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेसिकली, ये चैप्टर नंबर 8 का हिस्सा है, कि कैसे कैसे आप इनको ड्रॉ करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था कि जीरोस पे मिल जाता है, पोल्स पे वे चला जाता है, ऐसे ब्रेक इन पॉइंट्स हैं, ऐसे ब्रेक अवे पॉइंट्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, करना है इसको कैसे, लेकिन ये थोड़ी सी इससे इंपॉर्टेंस का हल्का सा आइडिया हो जाता है, ठीक है। हेडिंग भी एक रूट लोकस फॉर स्टेबिलिटी, तो ये बिगिनर के लिए उम्मीद है बड़ी अच्छी रहेगी, ठीक है, ख़ास करके जिस तरह का पॉइंट उसने पिक करने की कोशिश की है। तो ये इंशाल्लाह बेहतर रहेगी, आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लिया जाएगा। यहाँ पे के पे क्वेश्चन मार्क लगा ना, कैसी क्या वैल्यू आए तो आपके पास। तो खैर ये रूट लोकस का थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ कि वो किस तरह का होता है। तो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के अंदर प्लॉट के ऊपर हमने राइट क्लिक किया, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स में गए, उसमें सेटलिंग टाइम, ओवरशूट वगैरह हम डाल रहे हैं। सो एडिंग आवर सेटलिंग टाइम और परसेंटेज ओवरशूट रिक्वायरमेंट्स टू द रूट लोकस प्लॉट प्रोड्यूस द फॉलोइंग फिगर ना। तो डिज़ाइन अगर स्पेसिफिकेशन बीच में डालते हैं तो ये इस तरह का आपके पास ग्राफ आ रहा है कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो मीट करने की कोशिश कर रही है ओरिजिन को, ये भी ब्लैक कलर की लाइन ओरिजिन पे जा रही है, ये एक वर्टिकल पे लाइन आ रही है हमारे पास -2 के ऊपर। अब चीज़ें ये है कि इनको हमने रीड आउट कैसे करना है, कि किस तरह से हमने इनको रीड आउट करना है, कैसे वैल्यूज़ को हमने रीड आउट करना है। हमें इस ये जो आपके पास ट्राइंगुलर टाइप ये जो एक बन गई है, इसको आपने कैसे देखना है, पिरामिड से शेप जो बन गई है आपके पास, यानी कि हमारे हमें जो पुराना नॉलेज है उससे हमने इसको कैसे रिलेट करना ताकि हमारी समझ में आ जाए। सो मोर स्पेसिफिकली द टू रेज सेंटर्ड एट द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स द ओवरशूट रिक्वायरमेंट। ये जो दो रेज हैं, ये एक ये रे आ रही है और एक ये आपके पास रे आ रही है, ठीक है। ये जो दोनों रेज हैं, एक ये वाली रे और एक ये जो दोनों रेज हैं वो क्या कह रहा है, मोर स्पेसिफिकली टू रेज सेंटर्ड एट द ओरिजिन रिप्रेजेंट्स ओवरशूट रिक्वायरमेंट, ओवरशूट रिक्वायरमेंट को जाहिर कर रहा है। अच्छा, ये ओवरशूट को अगर कर रहा है तो हमने इसको रीड आउट कैसे करना। फॉर एग्जांपल वो आगे बता रहा है, द स्मॉलर द एंगल दीज रेज मेक्स विद द नेगेटिव रियल एक्सिस, कि जो ये दोनों रेज आ रही हैं और ओरिजिन पे मीट कर रही हैं, वो ये नेगेटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही हैं, नेगेटिव रियल एक्सिस के साथ इनका जो एंगल है वो जितना कम होगा उतनी आपके पास ओवरशूट भी कम होगी, और जितना एंगल ज़्यादा होगा नेगेटिव रियल एक्सिस के साथ, क्योंकि ये सारा क्या है, ये नेगेटिव रियल एक्सिस ही है, ये जो चीज़ें सारी ये ओरिजिन, ये देखिए नीचे -1 -2 ये सारा नेगेटिव रियल एक्सिस है। सो अगर इनको मिलाया जाए तो नेगेटिव रियल एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही हैं वो ओवरशूट को ज़ाहिर कर रहा है। कम एंगल होगा कम ओवरशूट है, ज़्यादा होगा ज़्यादा ज़्यादा ओवरशूट है। फिर एक और लाइन है, द वर्टिकल लाइन एट S-2, ये भी एक ब्लैक कलर की लाइन है। देखना ये कि ये किसको ज़ाहिर करी, द वर्टिकल लाइन एट S इज इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट्स द सेटलिंग टाइम रिक्वायरमेंट। ये सेटलिंग टाइम की लेट से रिक्वायरमेंट को ज़ाहिर कर रही है, वो तो ठीक होगा, लेकिन अगेन रीडिंग कैसे करनी है, ये वैल्यू अगर -3 पे हो तो हम इससे क्या जज करें, इधर हो तो क्या जज करें। इस पे लिखा हुआ वेयर द फार्दर टू द लेफ्ट द क्लोज लूप पोल्स आर लोकेटेड द स्मॉलर द सेटलिंग टाइम इज। आपसे ये कह रहा है कि जितना लेफ्ट साइड पे या जितना ओरिजिन से दूर या जितना लेफ्ट साइड पे पोल्स होंगे
उतना आपके पास सेटलिंग टाइम कम आएगा, और जितना पोल्स ओरिजिन की तरफ होंगे उतना सेटलिंग टाइम ज़्यादा आएगा। सेटलिंग टाइम ज़्यादा आने का मतलब है कि जो चीज़ जितना ओरिजिन की तरफ होगी उतना वो स्लो होगी, और वो जितना ओरिजिन से दूर लेफ्ट प्लेन के अंदर लेफ्ट साइड पे होगी उतना उसका रिस्पॉन्स फास्ट होगा, ठीक है, उतना उसका सेटलिंग टाइम कम होगा। ये आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी देखा होगा, जो सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला है, बड़ा जितना पोल्स आता है वो डिनोमिनेटर में बेसिकली डिवाइड हो रहा होता है, तो आंसर छोटा आ रहा होता है सेटलिंग टाइम का, अगर किसी को फॉर्मूला याद हो। और हमने देखा भी था कि एक -2 पे आ रहा था, एक -10 पे आ रहा था। -10 वाला जो था उसका रिस्पॉन्स फास्ट था, उसका रिस्पॉन्स ख़राब नहीं था, वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा था। -2 वाला डोमिनेट इसलिए था कि उसका रिस्पॉन्स स्लो था। और आपने एक और चीज़ भी देखी होगी, चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा हुआ कि अगर वो 5 टाइम्स एक पोल से वे पड़ा हुआ तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेट से थर्ड ऑर्डर सिस्टम, और तीसरा पोल अगर 5 टाइम्स अवे पड़ा हुआ है डोमिनेंट पोल से तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उस सिस्टम को सेकंड ऑर्डर के तौर पे ज्यूम कर लेते हैं। आई होप सो कि ये पढ़ा होगा। जी सर, एडिशनल। हाँ जी, ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे जहन में हैं, तो इसलिए ये वाला जो फिक्र है वो हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये जो उसने बात लिखी है ना, टू द लेफ्ट द क्लोज लूप पोल्स आर लोकेटेड द स्मॉलर द सेटलिंग टाइम, यानी कि ये ब्लैक कलर की लाइन जितनी इस तरफ होगी सेटलिंग टाइम कम होगा, और जितनी राइट साइड की तरफ होगी ओरिजिन की तरफ होगी उतना आपके पास, जितना इमेजिनरी एक्सिस के करीब होगी उतना आपके पास सेटलिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। और जैसे ही उसने ओरिजिन को क्रॉस किया राइट साइड पे आई वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगी। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, थोड़े से पोल, आप इसको ऐसा है कि आप कर्सर के थ्रू पोल्स को इधर उधर मूव करके भी देख सकते हैं कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। अलर्ट से लूप गेन कितना आ रहा है, बाकी चीज़ें कितना आ रही है। मिसाल के तौर पे -10 से पोल्स को इधर मूव कर लेते हैं, ये यहाँ पे अगर पड़ा हुआ भी -6 के ऊपर, -6 प्लस -2 ये के ऊपर, ये देख रहे हैं, ये इमेजनरी के ऊपर ऊपर भी है और ये नीचे भी है। तो ये -6 के ऊपर कॉम्प्लेक्स पोल पड़ा हुआ, -6 प्लस -2 योटा। तो देखते हैं कि वो बेसिकली उसने किया कैसे है, क्या वो कहना क्या चाह रहा है। अब अगर यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करें, उसने कहा कि यू कैन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्लोज लूप पोल्स फ्रॉम द रिजल्टिंग फिगर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग लूप गेन्स दैट प्लेसेस द पोल्स एट दैट लोकेशन। ये भी वो फिक्रा अगर वीडियो के साथ थोड़ा इंटरलिंक करें ना, यू कैन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्लोज लूप पोल्स फ्रॉम द रिजल्टिंग फिगर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग लूप गेन। ये देखें लूप का गेन जो है, दैट प्लेसेस द पोल एट दैट लोकेशन। अगर आपने पोल्स को किसी जगह पे लेके जाना तो वो पोल्स कैसे पहुंचेगा, उसके साथ गेन पोल का चेंज होगा, लूप का जो गेन है वो चेंज होगा। तो वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप अब इसको ये चीज़ें करेंगे हम कैसे। फॉर आवर सिस्टम लेट्स चूज टू प्लेस द क्लोज लूप पोल्स सो दैट दे आर लोकेटेड ऑन द वर्टिकल ब्रांच ऑफ द रूट लोकस between the real axis and the damping requirement. अब उसने the pink boxes on the root locus indicate the location of the closed loop poles for the current loop gain. करंट लूप गेन के लिए उसने क्या है कि जो पिंक कलर के जो बॉक्सेस हैं वो जाहिर करे। अभी मैंने पिंक कलर के आपको 2 बॉक्सेस दिखाए थे, -6 के ऊपर, -6 प्लस -2 योटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक ये था और एक इससे ऊपर आपके पास, तो ये -6 के ऊपर पड़े हुए हैं। अब बेसिकली वो आपको बताना क्या चाह रहा है कि आप भी इसे बताना क्या चाह रहा है, क्लिकिंग ऑन द pink boxes and dragging them along the root locus to the desired location automatically modifies the controller to place the closed loop poles at that indicated position. अगर आप लेट से कर्सर को कहीं मूव कर रहे हैं और लेकर जा रहे हैं तो उसके पोल्स भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं, उसका लूप गेन भी साथ साथ चेंज हो रहा है। तो उसने लिखा लेट्स ड्रैग अ क्लोज लूप पोल टू अ लोकेशन नियर -6 प्लस 2 योटा, ठीक है, इस पे ले आए। The pole location will be indicated at the bottom of the window along with the corresponding damping ratio and natural frequency. Placing the mouse button will further show at the bottom of the window the corresponding loop gain which in this case is approximately 10। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके बात करने का ये सारी का मकसद ये है बेसिकली
कि आप जैसे जैसे इसको मूव कर रहे हैं ना, आपको ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पे, -6 पे ले गया, -10 पे, 7 पे, ये साथ में लूप गेन चेंज टू -10 भी आ रहा है जैसे उसने अभी जिक्र किया हुआ था। साथ साथ आपको जीटा की वैल्यू भी बता रहा होगा, साथ साथ आपको मैगैन की वैल्यू भी बता रहा होगा। तो जैसे जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके ऊपर नीचे लेके जाएंगे, साथ साथ ही के भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको वो 1+ KGS के थ्रू या भी वो जो वीडियो की थोड़ी सी स्क्रीन नज़र आ रही थी उसके थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अभी ब्लॉक डायग्राम भी दिखाई थी ना, GS के साथ के आ रहा था। तो जैसे आप चीज़ों को चेंज करेंगे, वैल्यूज़ जो है ना वो चेंज होंगे। तो वो जो ड्रैगिंग वाली बात है वो ड्रैगिंग एडजस्ट होगी फिर गेन के साथ। और वी कैन आल्सो जनरेट द क्लोज लूप स्टेप रिस्पांस फॉर द सिस्टम। अच्छा, ये जो कह रहा है कि वी कैन आल्सो जनरेट द क्लोज लूप स्टेप रिस्पांस फॉर द सिस्टम विद दिस न्यू गेन, ये जो अभी नया गेन आया है, अभी जो नया गेन उसका आया उसके थ्रू वो कह रहा है कि हम उसका स्टेप रिस्पांस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप रिस्पांस और रूट लोकस में फ़र्क है बेसिकली, डिफरेंस थोड़ा सा फील होता है कोई? आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इसमें स्टेप रिस्पांस में या आर लोकस में, स्टेप रिस्पांस बेसिकली टाइम डोमेन के अंदर है। आप LTI व्यू की कमांड यूज़ करते हैं जैसे लैब 5 में की थी, यहाँ पे आप आर लोकस की कमांड यूज़ कर रहे हैं जो कि एस प्लेन के अंदर है, ठीक है। सो क्यों ये काम कर रहे हैं, कंट्रोल एंड एस्टिमेशन टूल मैनेजर में चले जाएं, LTA व्यूवर कर लें, जब ये आप काम कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास आ कर रही है उसी तरह लैब 5 की तरह वो ग्राफ आ गया और आपने उस पर देख लिया कि सेटलिंग टाइम जो है वो 0.829 है और जो फाइनल वैल्यू है वो 0.5 है। अब 1 आनी चाहिए लेट्स से अगर स्टेप रिस्पांस के केस में, और 0.5 अगर फाइनल वैल्यू है तो 50% का स्टेडी स्टेट एरर है, 50% का। फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द अबव देयर इज़ नो ओवरशूट एंड द सेटलिंग टाइम इज़ लेस देन 1 सेकंड, ठीक है, ओवरशूट कोई नहीं है, सेटलिंग टाइम लेस देन 1 सेकंड है, वो 0.8 शायद वैल्यू आ रही थी, आंसर हमने देखा। और लेकिन however we can also observe that the steady state error approximately 50%, आपने देखा ना फाइनल वैल्यू 1 होनी चाहिए स्टेप के केस में, उधर 0.5 थी, आधी कम है, तो कितना एरर हुआ, 50%, आधी कम है तो 50% हुआ। फाइनल वैल्यू अगर 0.6 होती तो 40% एरर होता। तो इसको जो है इसको कम करने की ज़रूरत है, इस एरर को कम किया जाए। तो उसने लिखा हुआ इफ़ वी इंक्रीज द लूप गेन, अगर हम लूप गेन को बढ़ाते हैं ना, ठीक है, लूप का जो गेन है के को लेट्स अगर बढ़ाते हैं टू रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर्स, द ओवरशूट विल बिकम टू लार्ज। यहाँ पे ये है कि अगर वो कहते हैं कि हम लूप गेन को अगर इंक्रीज करते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर कम हो तो फिर ओवरशूट बढ़ जाता है, लेकिन एक एक इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की, दूसरा सो फिर वो क्या करता है, तो स्टेप रिस्पॉन्स प्लॉट जो है वो विल चेंज ऑटोमेटिकली टू रिफ्लेक्ट द लूप गेन। अब काम उसने ये करना बेसिकली, एक तो उसने डिस्कस कर लिया कि करने की कोशिश करता हूँ, दूसरा बिगड़ जाता है। सो वी विल अटेम्प्ट टू ऐड अ लैग कंट्रोलर टू रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर रिक्वायरमेंट्स व्हाइल स्टिल सेटिस्फाइंग द ट्रांजिएंट रिक्वायरमेंट्स। वो कह रहा है कि हम अटेम्प्ट करते हैं, हम लैग कंट्रोलर यूज़ कर लेते हैं, लीड लैग कंट्रोलर होता है, ठीक है, कि उसमें जैसे PID है इसी तरह उसको लीड कंपनसेटर भी कह लेते हैं, लैग कंपनसेटर भी कह लेते हैं। ये खैर हार्डवेयर के ऊपर लैब हमने करनी थी, लैब नंबर तकरीबन शायद 6 थी ऑन ऑफ कंट्रोलर वाली ना, लैब 5-7 के दरमियान में कहीं करके आ रही, माइट भी 6 ही होगी, ऑन ऑफ कंट्रोलर और लीड लैग कंपनसेटर हार्डवेयर के ऊपर थी, ट्रेनर बना हुआ मॉड्यूल छोटे छोटे पड़े हुए थे, उसके ऊपर PID भी बना हुआ था। इन चीज़ों को थोड़ा हार्डवेयर के ऊपर खैर करना था वो, चूँकि अब मुमकिन नहीं रहा। सो वो कह रहा है कि हम लैग कंट्रोलर के थ्रू ये काम कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर को हम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वाइल स्टिल सेटिस्फाइंग द ट्रांजिएंट रिक्वायरमेंट्स। लेकिन वो कह रहा है कि ट्रांजिएंट ख़राब नहीं होंगी। ट्रांजिएंट ख़राब ना होने से मतलब क्या है, ये राइज, पीक, ओवरशूट, जीटा, यस सर। सारे चौथे चैप्टर की चीज़ें ये ट्रांजिएंट के अंदर ही हैं, चैप्टर नंबर 4। सो वो ये कह रहा है कि लैग कंपनसेटर अगर यूज़ करेंगे ना तो ट्रांजिएंट रिस्पांस भी ठीक रहेगा, क्योंकि इधर अगर वो कोई उसने हल निकाला था तो ये उसको इशू भी बन गया था ओवरशूट का, ठीक है।
तो कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी मेरे पास। अच्छा लेट्स से जी एक लैग कंट्रोलर यूज़ कर लेते। अच्छा जब भी आप कोई कंट्रोलर या कोई चीज़ यूज़ करते हैं, आपको पता है वो बेसिकली पोल्स गेन्स इस तरह की चीज़ें बीच में होती हैं। पोल्स हैं, उसके जीरोज हैं, गेन्स वगैरह कोई एडअप करें, कोई ना कोई तो आप काम कर रहे होते हैं ना। जो ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन है उसके साथ कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे होते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट मीट कर रही है। और अगर यानी कि लेट से एक्सक्यूज कुछ मी भी नहीं कर सर। रहे तो जी जी सर ये अभी जो आपने कहा कि लैग कंट्रोलर इस्तेमाल करेगा स्टेडी हम्म स्टेट एरर को रिड्यूस करने के लिए, इसका हम्म। मतलब अब वो गेन को नहीं छेड़ेगा? के जो है उसको नहीं कर रहा, ये बीच में ऐड करेगा। के को तो उसने डिस्कस किया कि अगर मैं के को करता हूँ तो मेरे पास इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये चीज़ करेगा। आपकी बात के साथ इस चीज़ को मिला देता हूँ। लेट्स फर्स्ट ट्राई एडिंग ए लैग कंपनसेटर ऑफ द फॉर्म गिवन बिलो। इस फॉर्म का एक लैग कंपनसेटर ऐड करने लगा है, जिसकी वन पे लेट्स एक जीरो पड़ी हुई और एक पोल पड़ा हुआ -0.01 पे। अब वो के की वैल्यू को जो है वो चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर उसने डिस्कस किया कि अगर मैं के की वैल्यू को चेंज करूँ तो मेरे पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं। और इन केस के अगर उसके पास उस तरह के इश्यूज नहीं आते, अगर उसके ट्रांजिएंट जो रिस्पॉन्स है वो ख़राब नहीं होता, तो दैट्स फाइन, वो के साथ भी चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है। तो ये प्रो कॉन्स हैं कुछ चीज़ों के कि किसकी वैल्यू को कितना आगे पीछे करना है और क्या करना है। क्योंकि अगर के गेन से सारा कुछ होता हो तो फिर तो ये जो कंट्रोलर्स हैं PID PD PI PID और लीड लैग और फजी लॉजिक और इस तरह के, मतलब कोई कोई भी इस तरह की फिर जो है वो चीज़ें जो है वो नाम यूज़ करें ना, उधर से चीज़ें सेट हो जाएं सारी। ठीक है, तो फिर साफ ज़ाहिर है इनकी भी बीच में यूटिलाइजेशन ऐसी है कि वहाँ से डायरेक्ट सीधी सीधी चीज़ें नहीं होती ना। सो अब इसको जो यूज़ करने का है, उसने कहा कि हम अपना कंपनसेटर के तौर पे, अच्छा यहाँ पे कंपनसेटर के देखें वर्ड ये है कि बेसिकली कंट्रोलर कंपनसेट करने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ कम हो रही है उसको आप अपने एक रूटीन पे ले आएं जो आप चाह रहे हैं, या जो चीज़ ज़्यादा है उसको रूटीन पे ले आएं। तो ये आप वैल्यू को कंपनसेट, एक तवाज़न बीच में जो है वो बरकरार रख रहे होते हैं। कंट्रोलर के बेसिकली ये काम होता है। तो इसको ऐड अप करने के लिए बीच में डिज़ाइन टूल्स के अंदर जाके उसने बताया हुआ है कि अब आप वैल्यूज सेट कर लें कि किस तरह से करनी है। ट्यून्ड पैरामीटर्स, पोल गेन क्या रखना है, ये लेट से बना हुआ के इंटू एस माइनस सी एस माइनस पी। तो देख लें किस पे क्या रखना है, ये वाली सेटिंग रखनी है। ये इसने फ़िलहाल जो है वो ज़ीरो पोल गेन पे उसको क्लिक किया हुआ है। ये सारी जैसे टेक्निक्स उसने बताई हुई हैं वैसे आप बीच में इंक्लूड करके, तो हमारे पास इन शॉर्ट ये जो लैग कंपनसेटर है वो बीच में, एक कंपनसेटर बीच में ऐड अप हो जाएगा। ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे कंपनसेटर के तौर पे ये वैल्यूज ऐड हो रही, जो ऊपर आपने ट्रांसफ़र फंक्शन देखा था, ठीक है, उसका रोल बीच में आ रहा है। आपके पास जो ज़ीरो है वो -1 पे पड़ी हुई है और जो रियल पोल है वो -0.01 पे पड़ा हुआ है। ये टाइप आ गई, लैग ये लोकेशन आ गई है, ठीक है, उसके हिसाब से डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह। अच्छा अब अगर आप लैग कंपनसेटर के तौर पे यानी कि लैग कंपनसेटर को बीच में ऐड अप करके रूट लोकस फाइंड आउट उसका करें, तो वो कुछ इस तरह से आपको फील हो रहा है, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसको भी अगर फर्दर मैं देखूं, इसमें ऐसे फील हो रहा है जैसे आपके पास ये जो एंगल है वो कम है। ये अगर आप एंगल देखें तो ऐसे फील हो रहा है जैसे ये एंगल कम है, ये वाला जो एंगल है वो दोनों के दरम्यान में एक कम एंगल आपको फील हो रहा है। अच्छा इसके ये जब ऐड आप आपने कर लिया तो फिर जब आपने LTI व्यू की कमांड यूज़ की ना, तो अब इसमें देखा जाए तो सेटलिंग टाइम उसके पास 3.2 सेकंड है और जो फाइनल वैल्यू है वो उसके पास 0.005 के करीब आ रही। पहले 0.5 की निस्बत जो चीज़ें हैं वो क्लोज लूप जो है वो उसका जो फाइनल वैल्यू है वो काफ़ी बेहतर है, यानी कि परसेंटेज के फॉर्म में अगर आप एरर निकालें तो वो पहले वाली जो वैल्यू थी उस पर ज़्यादा एरर नहीं कर रहा था। इस पर अगर देखें तो इस पे जो एरर है वो बहुत कम है, 0.005। तो ये जो स्टेडी स्टेट एरर था
उसको बेसिकली आपने रिड्यूस करने की कोशिश की थी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो वो आप सक्सेसफुली जो है ना उसको रिड्यूस कर चुके हैं। ये मुमकिन हुआ है कि अगर आपने बीच में लैग जो कंपनसेटर यूज़ किया, और कंपनसेटर में भी आप देख रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ें आई थी, उसमें आपके पास आज जो चीज़ें बीच में इंक्लूड हुई हैं वो ज़ीरोज़, एक के ऊपर ज़ीरो थी और एक पोल था बीच में। और ये भी फर्दर मैटर करता है कि आपने पोल को या ज़ीरो को किस पॉइंट पे रखना है। उनकी पोल्स और ज़ीरोज़ की अगर वैल्यू बदल दें, जिसको आप लैग कंपनसेटर कह रहे हैं, उसके ट्रांसफ़र फंक्शन की अगर थोड़ी सी फॉर्म को आप अगर चेंज करना चाहें, तो वो उसके जो रिजल्ट्स है वो ज़रा डिफरेंट हो जाएंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, वो गेन को या पीएडी कंट्रोलर के अंदर कैसे कैसे आप रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकते हैं, ऊपर नीचे चीज़ें कर सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर है बेसिकली आपकी बुक में ना। तो अगर किसी ने उसको गो थ्रू करना हो तो उसको कर सकता है कि वो चैप्टर का नाम है डिज़ाइनिंग के ऊपर है, चैप्टर नंबर 9 का 8वां रूट लोकस है और 9 डिज़ाइनिंग के ऊपर है। तो उसके अंदर सारा मेंशन है कि लीड कंपनसेटर है, लैग कंपनसेटर है, और लीड लैग के अलावा जो है पीडी है, पीआई है, पीडी पीआईडी है। कैसे आपने करना है उसमें, क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपके पास डेटा लिखा और आपने सॉल्व किया और नीचे आंसर आ गया। उसमें क्वेश्चन थोड़ा उल्टी तरह का होता है डिजाइनिंग में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि ये ट्रांसफर फंक्शन और हमें सेटलिंग, राइज, पीक, ओवरशूट वगैरह इस तरह बना के दो। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब आप अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक जाएंगे, ना कि ये आपने चौथे चैप्टर में एक माइट भी एक एग्जांपल की और डिज़ाइनिंग के ऊपर, उसमें ये था कि आपके पास जे के और इंडक्टर वगैरह की वैल्यू गिवन नहीं थी, आपने वैल्यूज़ खुद से डिज़ाइन की थी। उसने बताया था कि मुझे जीटा इतना चाहिए और ओवरशूट इतना चाहिए, तो आपने वो जो फार्मूलाज थे उनको इस्तेमाल करके उल्टा सॉल्व करना शुरू किया था। आपने कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना शुरू की थी। ये फोर्थ चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल है, मैं मॉर्निंग वालों को भी बता रहा था, वैसे आपको नंबर भी उसका बता दूंगा। तो आप बेसिकली रिवर्स में आते हैं। लेट से कोई टेक्निक कर रहे हैं तो वो आपसे कहे कि आप लेट से लो पास से हाई पास फिल्टर डिज़ाइन करें, तो आपसे पहले क्या होता है, अमूमन हमारे पास एक सर्किट बना होता है, हम कहते हैं अच्छा ये कैपेसिटर है, फिल्टरिंग कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो कैपेसिटर की वैल्यू भी लिखी होती है। मैं ये चीज़ ना कहूँ, मैं कहूँ इतनी फ्रीक्वेंसी और सर्किट खुद से डिज़ाइन करके दो। तो अब आपको सर्किट के कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ बतानी पड़ेंगी, कैपेसिटर वगैरह और इस तरह की चीज़। यस तो ये जो नाइन्थ चैप्टर है, इसमें इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको स्टेटमेंट्स बताई हुई हैं, एक सिस्टम दिया और उसकी स्टेटमेंट बताइए कि इस सिस्टम के साथ ऐसा कुछ करो कि ये जवाब आने लग जाए। आप अदरवाइज आप क्या करते हैं, सिस्टम दिया होता, फार्मूला लगाया, जवाब आ गया, ये एनालिसिस है, ये फाइंडिंग्स है, एनालिसिस है। डिज़ाइनिंग में आप खुद से करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जो है ना वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपने एग्जैक्ट देखना हो, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट आप स्टडी करेंगे कि वैल्यूज़ कितनी कितनी मूव करें। क्योंकि चौथे में आपने टाइम या ट्रांजिएंट पढ़ा है ना, तो आपने देखा होगा कितना वो डिटेल्ड वर्जन है, बड़ी डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जब आप उसको न्यूमेरिकली करने लगे हैं तो 2-3 फार्मूलाज हैं, हर न्यूमेरिकल के अंदर वही लगाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला लगाने वाला जो इल्म है या उसको समझने वाली जो बातें हैं, या डोमिनेंट का वर्ड मैंने बोला, एडिशनल पोल का वर्ड बोला, या मैंने कहा कि ये जितना दूर जाएगा इसका सेटलिंग टाइम उतना फास्ट होगा, तो ये विजुअलाइजेशन थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ के आती, ठीक है। सो वो ये है कि चैप्टर 9 वाली चीज़ें आप कर लीजिएगा। अभी ज़रा जुमा का टाइम, आप इसको थोड़ा स्टडी कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा ज़रा लोकस की कमांड यूज़ करके, और सीपी वगैरह ये उस तरह डिज़ाइनिंग अगर करनी हो तो आप चैप्टर 9 को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश कीजिए। वो चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। फिर बुक के अंदर केस स्टडीज़ वगैरह भी होती हैं, वो चाहे किसी और के ऊपर है लेकिन बड़ी इंटरलिंक्ड है। एंटीना के ऊपर जो केस स्टडीज़ हैं वो बड़ी हेल्पफुल हैं हर चैप्टर के एंड पे ना। जी सर। हर चैप्टर के एंड पे एंटीना, ये जो सैटेलाइट टाइप आपके पास पिक्चर बनी हुई है, वो उसकी केस स्टडी है हर चैप्टर के एंड पे। जो चैप्टर पढ़ता है उसको वो उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो आप इसको मतलब देखें, मैनुअल के थ्रू इस लैब को थोड़ा रीड आउट करने की कोशिश करें और इसको करने की कोशिश करें। फिर अगर कोई इसमें इशू होगा तो फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।